स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पूछता है इंडिया में। अपने इस खास शो में मैं ऋतु आज आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से दहशत में इस वक्त पाकिस्तानी जी रहे हैं। वहां के हुक्मरान भी वहां पर दहशत में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह आशंका जाहिर की है कि इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, बयान क्या दिया है, सुनिए। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। तो आपने सुना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान क्या कुछ है। अब आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सोमवार को भारत से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर दोबारा मौका मिला तो भारतीय सेना पाकिस्तान को सिखा देगी कि एक जिम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा क्या था जिसको लेकर के पाकिस्तान में इतनी खलबली मची हुई है। सुनिए आप। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सुना और भारत के सेना प्रमुख की चेतावनी भी सुन ली। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के टेरर लिंक का एक और किस तरीके से कबूलनामा सामने आया है, आपको वो भी सुनवाएंगे। और अधिकृत कश्मीर को लेकर के, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर के पूर्व पीएम अनवारुल हक के बोल किस तरीके से बिगड़े थे, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यागों की गिनती पूरी नहीं हुई। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है, खौफ पसरा हुआ है, डर हर ओर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये डर हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत सरकार की लगातार जिस तरीके से नीति है, इस टेररिस्ट एक्ट को लेकर के भी वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में भारत सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है और दिल्ली में ब्लास्ट के आरोपियों का लिंक पाकिस्तान से मिल रहा है। लिहाजा अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन होगा। ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो जानकारी मिली है, वो पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर के संपर्क में थी। अब ये डॉक्टर जो है हैंडलर था, शाहीन को निर्देश दिया करता था। दोनों ही लोग सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे और ये बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा की सदस्य थी। ऐसे में किस तरीके से शाहीन की इंपॉर्टेंस जो है इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे लगातार। वहीं मसूद अजहर को लेकर के भी जानकारी, जहां मसूद अजहर की बहन के संपर्क में शाहीन थी, वो जैश की महिला शाखा जमातुल मोमिनात के लिए भर्ती करवाया करती थी। अब देखिए किस तरीके से जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उन्हें अपने इस नेक्सस में शामिल करने के लिए किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था और ये करा किससे द्वारा जाता था। आपको बता दूं, शाहीन जैसे लोगों के द्वारा करवाया जाता था जो कि ऐसे लोगों को चूज किया करते थे जिनके दिमाग में इस तरीके की जिहादी भावना जो है वो डाली जा सके। अब चलिए, अब वो बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं जिस पर आज ये पूरी डिस्कशन जो है बेसिस रहने वाली है। पहला सवाल, क्या
पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सता रहा है। क्या पाकिस्तान अब आतंक की फैक्ट्रियों पर एक्शन लेगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और वही आखिरी और तीसरा सबसे अहम सवाल ये कि दिल्ली धमाकों के जैश और पाक से लिंक मिले, पाकिस्तान कैसे इसको इनकार करेगा? आखिर पाक किस तरीके से इसे दरकिनार करेगा? क्योंकि ऐसा तो अमूमन वो करता आया है हर मामले को लेकर के। जब हम देखें तो पाकिस्तान अलग थलग जब पड़ता है तो इनकार कर देता है उन आतंकियों से, उनसे इनकार कर देता है जो उनके देश में रह रहे हैं और यहाँ पर आतंक का बीज जो है पूरे दुनिया में फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो। और इस तरीके से अब देखिए 3 हमने सवाल रख दिए। मैं अपने पूरे पैनल से आपको अवगत करवा दूं। सबसे पहले मुकीम अहमद पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, और वही निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा मुकीम जी, क्यों डर सता रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ की भारत कभी भी हमला कर देगा? ऐसी बातें हो रही है क्या आपके देश में? देखिए, आपकी एक हिस्ट्री है कि आप लोगों को राइट फ्रॉम डे वन पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं है कि आपने गांधी जी के वक्त से पाकिस्तान के एसेट्स रोके, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को बंद किया। हाँ। और इसी वजह से गांधी जी को मारा गया कि वो भूख हड़ताल पे बैठे थे कि पाकिस्तान का जो हक है उसे दिया जाए, वो आपने नहीं दिया। अच्छा। ये बताता है कि पहले दिन से पाकिस्तान को इंडिया ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है उसके आने बाने जो है वो इंडिया से तो नहीं है ना। पाकिस्तान को किस लिए कबूल है? आतंकियों के लिए कबूल है क्या? नंबर 1, आतंकी पैदा करने के लिए कबूल है क्या? उस जमीन पर आतंकियों का बीज बोने के लिए कबूल है क्या? और होता क्या है वहां पर? ये अब आपका कोई ख्याल है या आपका? मेरा ख्याल नहीं है, ये सभी जान रहे हैं और आप भी अंदर खाने ये जान रहे हैं, आप भी इस बात को जानते हैं बेहतर तरीके से। देखें, आप एक जुमले के बाद मुझे इंटरप्ट करेंगे तो प्रोग्राम आगे नहीं तो आप क्वेश्चन करें। बात रखिए बात रख रहे हैं जी, या आप क्वेश्चन रखें या भाषण दे लें, मैं सुन लेता हूँ। मैं नहीं बोलता, आप बोलने चले। पहले तो आप जवाब मैं कान बंद कर बैठा हूँ, आप सुने। यही होता है जब जवाब नहीं होता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, देखिए जब इनसे पूछा मैंने तो ये कह रहे हैं कि मैं भाषण दे रही हूँ। जब इन्होंने बात बोली कि भारत हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता है, और ये जब ये बात कह रहे थे तो जब मैंने टोका तो कह रहे हैं कि आप भाषण दे दीजिए। यूके देवनाथ सर, इन्हें बताइए ना कि पाकिस्तान में अगर इस तरीके की बात हो रही है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, तो ये डिस्कशन का जो मैं टॉपिक चूज कर रखा है ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है? भारत क्या हमला करेगा, कैसे करेगा, किस इंटेंसिटी के साथ करेगा, लेकिन इनको डर तो है, कम से कम ये तो साफ हो गया है। रितु जी, पहले किसने हमला किया? हाँ। याद करें अगर हम तो 22 अक्टूबर 1947 में, यानी आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी रजाकार और अपनी फौज को हिंदुस्तान के कश्मीर में घुसा दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है कि 4000 से ज्यादा ट्राइबल्स, यह उस जमाने में उनको लश्कर बोलते थे। खुर्शीद अनवर नाम का उनका एक ट्राइबल लीडर था। इन पश्तून ट्राइबल्स को गलत पढ़ाकर मुजफ्फराबाद के रास्ते से कश्मीर में घुसा दिया गया था। तो पहला हमला किसने किया? 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर, और बाद में जब यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया तो यह डॉक्यूमेंटेड है। जो यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद भारत ने कभी भी पाकिस्तान में कोई खलबली नहीं मचाई। 1965 की जंग तो बहुत ही अजीबोगरीब वाकया है। 1965 की जंग, हम आराम से बैठे हुए, पाकिस्तान आराम से बैठे हुए, और एक दिन अचानक खबर आती है कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं वो छम्बजोरिया सेक्टर में भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर इंडियन एयरफोर्स को एक्शन लेना पड़ा जब वो टैंक भारत के सीमा के अंदर 100 मीटर घुस आए थे जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फौज ने अपने फायर को खोला, जो वहां पे मुनव्वर तवी है उसके इस तरफ भारत की फौज थी, उस तरफ पाकिस्तान की आर्मर्ड फॉर्मेशन डिप्लॉयड थी। जब वो भारत के अंदर, इनके पैटर्न टैंक थे जो कि अमेरिका ने दिए थे,
जब वो भारत की सीमा के अंदर 100 मीटर घुस आए, तब तक भारत की फौज ने फायर को रोक के रखा। हाँ, ये देख प्रूव करने के लिए कि भारत कोई भी पहला गोला ऐसा फायर नहीं करेगा जो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरे। ये 1965 की बात है, ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और पाकिस्तान ने उसके बाद जो लड़ाई के बाद जो अपने बहादुर सिपाहियों को और अपने बहादुर अफसरों को, कुछ शहीद भी हो गए थे, हाँ, मेरा उनको सैल्यूट है, उनको जब तमगे दिए, उसमें ये पाकिस्तान की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट बयान करती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान पर हमला किया। कारगिल के टाइम पर पर कौन दिक्कत आके तो तब आती है ना, दिक्कत तो तब आती है यूके देवनाथ सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं लेकिन खलबली वहां पे मच गई है। अभी ये सब हो तब ना, जब यहाँ से कुछ हो, यहाँ से तो कुछ इनिशिएट ही नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद डर है, क्योंकि बार बार ये सवाल चीख चीख कर पूछा जा रहा है कि भारत कभी भी रिटेलिएट कर सकता है, भारत कभी भी जवाब दे सकता है, और ये जवाब इतना ज्यादा इनके लिए भारी पड़ सकता है जिसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। अब बिलाल जी आपके पास वापस माफ कीजिएगा, मुकीम जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। मुकीम जी ये बताइएगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं पहलगाम इंसिडेंट को याद करूं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी एक जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जैसा कि आपके देश में मैं सुन रही हूं, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है वो यही कि वहां पर तो चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए। देखिए ये सिंदूर अंगूर जो हुआ, उसका पहले तो सिर्फ सर बेनिफिट आप जब कंपैरिजन करते हैं तो सिंदूर और अंगूर की कंपैरिजन मत करिए यहाँ पे, ठीक है? पहले तो कंपैरिजन ढंग का कीजिए। नहीं नहीं, अपनी शुरुआत ही अब जब बोलना ही गलत शुरू करेंगे तो मैं टोकूंगी ना। आप अंगूर और सिंदूर को कैसे, भाई आप कैसे, नहीं नहीं, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं सिंदूर और अंगूर को? यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से चर्चा में शामिल होने के लिए और सिंदूर को अंगूर से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ऐसे तो इनके पत्रकार हैं। अली शाह जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप तो डिबेट छोड़ के भाग गए हैं। यही होता है, जब इनके पास जवाब नहीं होता है छोड़ के भाग जाएं डिबेट। अली शाह सर ये मुझे बताइएगा, इनके भीतर ये डर क्या है, ये बौखलाहट क्या है? कभी अजहर कह देता है कि भाई मैं एलॉन मस्क से भी अमीर हूं, मैं मार्क जकरबर्ग से अमीर हूं। अब ये कह रहे हैं कि भारत हमला कर देगा, भारत रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, और जवाब इस कदर देगा कि हमसे सहा नहीं जाएगा। हर बार तो यही होता है, पीछे से पीठ पर खंजा भोंकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है जी। ये पाकिस्तानी जो हैं सरहद पे तो भाग जाते हैं एंटर के, हमारे दुम दबा के, हथियार भी छोड़ के, कि हथियार लेके भागोगे तो पीछे हिंदुस्तानी पीछे भागेगा, मारेगा, हथियार वहीं पे गिराए हुए। और अभी सिंदूर को अंगूर से कंपेयर कर रहे हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल हैं, इनको अकल नहीं है बिल्कुल भी। ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं दुनिया के आगे कि ये देखो हम इतने जाहिल हैं, हमको कुछ मालूम नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने टोका इसको शुरुआत में ही। गलीस आदमी आपके देखिए जितने भी हैं इसके, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, जितने भी आतंकी हैं, ये सब के सब, इनमें एक चीज कॉमन है, ये सब बददिमाग लोग हैं जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, बजाय कि एक मैच्योरिटी से, एक अच्छे तरीके से। सर सिंदूर की इंपॉर्टेंस क्या है, सिंदूर क्या है, भारतीय स्त्रियों के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है, ये इन्हें पता ही नहीं है। चले आए हैं डिबेट में बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पर सिंदूर को कंपेयर अंगूर से कर रहे हैं। ये तो इनका स्तर है डिबेट में चर्चा का। इनसे क्या आप उम्मीद करेंगे? निपुण सर ये बताइएगा मुझे कि अभी जब हम बात करते हैं, इससे पहले जब मैं चर्चा कर रही थी शाहीन को लेकर के, तो एक जिक्र आ रहा था कि किस तरीके से इनको फंड किया जाता है। ये उन फंड को कैसे एकत्र किया जा रहा है, इस पर रेगुलेशन नहीं लाएंगे, इसको नहीं देखेंगे कि उन्हें कैसे रोका जाए। वो जो एक्टिविटीज यहाँ सरहद पार से हो रही है, वो एक्टिविटीज पाकिस्तान से ही तो हो रही होगी ना ऑपरेट, पता तो इनको भी होगा अंदर खाने, उस पर नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन यहाँ पर आकर के इस तरीके से बदतमीजी करते हैं, सिंदूर को अंगूर से कंपेयर करते हैं। नहीं वो क्योंकि हाँ, अभी कोई आतंकिस्तान से फकीर अहमद, क्या नाम था मैं भूल गया, मुकीम अहमद। हाँ फकीर कह रही ना, फकीर कोई जुड़ा हुआ था, वो फकीर है आतंकिस्तान से, वही जुड़ते हैं। एक तो इन्होंने गलत फैक्ट दिया जो फकीर अहमद करके जुड़े हुए थे, चले गए सर, भाग के छोड़ गए, डिबेट छोड़ दी उन्होंने।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम तो मैसेज दे देंगे ना उनको। हाँ। तो वो जो फकीर साहब आए थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पैसे नहीं दिए, अभी भी मांगते रहते हैं ये लोग। 15 जनवरी 1948 को 55 करोड़ इनको दिए गए थे। हाँ। कभी दोबारा डिबेट में आप कहें तो उनको बोल दीजिएगा कि वो रिसिप्ट भेज दें, हम लोग दिखा देंगे इनको। 20 करोड़ पहले दे चुके थे, 15 जनवरी पर वो तो 1948 को आदतों में 55 करोड़ शुमार दिए है, गए उस पे थे। तो क्वेश्चन करना मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हर डिबेट का हो जाएगा। हर डिबेट में ये हाँ। बात रखी जाती है कि पहले तो लोन तो चुका लीजिए, आईएमएफ के लोन जो आपके सर पर चढ़ा हुआ है वो लोन तो चुका नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं, तो वो इनके दिमाग एक्चुअली में है नहीं। इन्होंने एक फैक्ट दिया था, उस फैक्ट को क्लेरिफाई कर रहा था ताकि आपके दर्शकों को जानकारी हो जी। कि हमें 75 करोड़ देने थे, 20 करोड़ हमने पहले दिए थे और 15 जनवरी 1948 को 55 करोड़ हमने दे दिए थे। तो ये तो एक जानकारी जानकर। अब दूसरा आपने जो कहा, देखिए एक दिन यूके देवनाथ जी ने पूरा इसको बताया था कल या परसों की डिबेट में। जी। देखिए क्या है कि जितने भी आतंकी हैं ये पाकिस्तान की एसेट हैं। और एसेट कैसे, एक तो इनके नाम से, इनके बिहाफ पर, जिसको जिहाद ये बोलते हैं। हाँ। जिहाद का सही मतलब इनको पता नहीं है, लेकिन जिहाद जिसको ये बोलते हैं उसके नाम पर विदेशों से, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करते हैं। और इसका प्रमाण ये भी है कि 20 करोड़ डॉलर इनसे अप्रैल 2025 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मांगे कि 1970 में जो भोला साइक्लोन आया था उसमें पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें इनको 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे हुए थे, जो आज तक इन्होंने किसको नहीं दिए हैं, बांग्लादेश को नहीं दिए। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अब डिमांड की थी अप्रैल 2025 में, ऑफिशियली लेटर नहीं गया था, वो भी पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो एक तो ये इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे जिहाद के नाम पर, मुफलसी के नाम पर, अपनी फकीरी गरीबी के नाम पर। दूसरा क्या है कि इस तरह के जो आतंकी ये क्रिएट करते हैं, इस आतंकी को ये एसेट ये भी मानते हैं कि इससे हम भारत की जो तरक्की है, भारत की जो रफ्तार है, उसको हम रोकें। और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम तो है नहीं, हमारा तो कोई रोल है नहीं। और ऊपर से ये तक भी होता है कि अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज को इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें, तो ये क्या करते हैं, तमाम तरह के जो संगठन हैं उनके नाम बदलकर या उनके अनुसंगी संगठन बनाकर, जैसे जमातुल दावा, तमाम तरह के ऐसे संगठन बनाकर उनके थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके आतंकी गतिविधियों को चलाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का, इसको हम लो इंटेंसिटी वॉर या प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान दोनों तरीके से इसको यूज करने का प्रयास करता है कि हमारी इकोनॉमी भी चले और साथ में जो है हमारी इकोनॉमी के साथ साथ भारत को हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि निपुण जी कुल मिलाकर के कहा जाए, अगर इसका समअप ये है कि पाकिस्तान अपने भीतर अपने गिरबान में नहीं झांकता है, आंगन में नहीं देखता है क्या चल रहा है, ये दूसरे देशों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और दूसरे देशों में ये वो कहा जाता है ना, एक मुहावरा कि खुद के दुख से ना दुखी, दूसरे के सुख से दुखी, ये वही देश है। और मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर लिया तैयब बलोच जी ने, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सर आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, सच कहिए तो, क्योंकि आपके ही साथी आए थे मुकीम जी, और उनको जब मैंने एक पहले पॉइंट में ही काउंटर किया तो वो छोड़ के चले गए थे डिबेट। और कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखूंगी कि जिस तरीके की वो भाषा, वार्ता का स्तर जो वो लेकर आए थे वो आप नहीं करेंगे। उनको जब सिंपल सा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर है क्या पाकिस्तान में, तो वहां पे कंपैरिजन अंगूर से कर रहे हैं। सर आप मुझे जरा क्लियर कीजिएगा, सिचुएशन क्या है वहां पर? आर यू पीपल टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? देखिए हमारे यहाँ सिचुएशन जो है वो तो बड़ी क्लियर है। हाँ। और पाकिस्तान जो है वो तो वेट कर रहा है कि इंडिया जो है वो दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर करे। सीधी सी बात है कि हमें तो यही कहा भी गया है और हमें बतलाया भी गया है और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। तभी हमें जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब से कुछ देर कबल मैं अमेरिकी कांग्रेस का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो है वो ये कहा है, बार-बार चीख के पूछ क्यों रहे हैं कि भारत हमला कर देगा, भारत रिटेलिएट करेगा, ये क्यों पूछ रहे हैं तैयब जी? ये क्यों पूछे? जब डर नहीं है तो छोड़ देते हैं, भारत को जो एक्शन लेना है वो लेगा, भारत को जैसा जवाब देना है वो देगा, फिर पूछा क्यों जा रहा है हर पटल पर? नैना जी
हम इंतजार कर मेरा नाम रहे हैं। रितु है, नैना जी नहीं, हम कह मेरा नाम रहे हैं रितु कि है, देर लेट मी क्यों करेक्ट कर यू रहे हैं? फर्स्ट जी। अच्छा ऋतु, जी। सॉरी सॉरी, मैं करेक्ट कर नो देता इश्यूज, नो हूँ। इश्यूज, तो कंटिन्यू। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भारत जो है जो है वो दोबारा इस तरह का एडवेंचर करे। ठीक है, मैदान है, जड़ा कौन आता है, हमें किसी किस्म का कोई डर ना आपने है, एयर डिफेंस सिस्टम किसी क्यों किस्म एक्टिव की कर कोई दिए फिर? परेशानी भी नहीं है। अरे और तैयब यही जी, है कि अरे तैयब जी हमारा सुनिए ना, सुनिए, एयर डिफेंस सिस्टम क्यों एक्टिव किया आपने, क्यों एक्टिव करके रखा है सारा तकसीर है। कुछ? आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव क्यों है इस जी, जी। वक्त? डर है? हमने तो मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक्टिव अलीशा डर सर, तो अब नहीं है, अलीशा लेकिन सर हमने जिनको अपना जवाब दिमाग देंगे, तो अलीशा सर, बनाना है ना। हमें अलीशा पता है सर, कि इनके बॉर्डर किसी पर अगर हम टाइम भी सिचुएशन देखें ना, किसी टाइम ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट प्लान करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब लिंक्स आते हैं जैश के जब लिंक्स आते हैं अजहर से, ये डिनाई कर देते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनके देश में चर्चा अलीशा सर ये हो रही है कि भारत अब रिटेलिएट करेगा, भारत इसका जवाब देगा, और हो जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इनसे झेलेगा नहीं फिर। ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, इनको दस्त छूट रहे होंगे मेरे ख्याल से, अगर मैं, और पानी भी नहीं मिलेगा इनको उसके बाद फिर। तो ये इतने प्रॉब्लम में हैं ये लोग। इनको अभी हमने बोला हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम जवाब देंगे। इट कैन बी मिलिट्री एक्शन, इट कैन बी डिप्लोमेटिक रिप्लाई। भारत की सेनाएं डिसाइड करेगी कैसा इनको जवाब हाँ, देना है, क्योंकि हाँ। ये वो भूत हैं जो बातों से बात नहीं मानते हैं। ये कैसे मानते हैं, ये शब्दों में अब मैं डालूंगी वो बेहतर नहीं होगा। रितु जी, ये लोग इतने ज्यादा डरते हैं, डरपोक, हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये वो लोग हैं, आपने सही फरमाया, ये लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, ये लोग अपने पड़ोसी के सुख चैन अमल से दुखी हैं। तो ये इतने बेशर्म हैं, ये गधे बेचते हैं, बाय द वे यार, ये गधे बेचते हैं, ये सर वो इनकी लोग हैं। इकोनॉमी उस पे बेसिस है सर, आप ऐसे ना जज करें, ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो चल ही रही है इकोनॉमी उस पर। अलीशा सर, तैयब बलोच जी अब जवाब देंगे जरा इस पर। आवाज पहुंच रही है आप तक तैयब जी, या नेटवर्क भी नहीं है वहां पे पाकिस्तान में? देखिए, नहीं नेटवर्क का मसला नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से वो हम देख रहे हैं सर, जवाब दीजिएगा। अलीशा सर ने कहा है कि आप में दम ही नहीं है, सीधे ही बोल दिया उन्होंने। तो देखिए, बात यह है कि गद्दा बेचना अब कोई मसला नहीं है। चीन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स में गद्दा यूज हो रहा है, और चीन ने यहाँ पे फार्मिंग की हुई है। इतना तो कम से कम आपने माना कि आप लोग बेच रहे हैं गधे। आपने इतना तो माना कि आप गधे बेच रहे हैं सर, कम से कम इस बात की दाद दें। हम चीन को गद्दे बेच रहे हैं, मसला ये है। मैं आपको तो गवादर में सबसे बड़ा गद्दू का फार्म बनाया है, और वहां से गद्दे जो है वो डायरेक्ट चाइना को एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसा मसला नहीं है, गद्दा कोई ऐसी चीज नहीं है। गद्दा जो है वो तो हार्ड, मतलब बड़ा मेहनती जानवर है, वो ज्यादा उसमें काम करता है। गद्दा हर किसान की, हर घर की जो जरूरत है। आपने ठीक है बलोच साहब, आपने गधे भेज दिए, आप बाघ भी बेच रहे हैं, आप बाघ शेर भी बेच रहे हैं, गधों के माफिक।